आपने अक्सर ये सुना होगा कि बड़े-बड़े अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस ये बताते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ और पूरे मन को शांत करके इस बात का जवाब दीजिएगा। सिचुएशन है कि मान लीजिए एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी के भाई से कोई मर्डर हो जाता है, जानबूझ के या अनचाहा या अनजाने में हो जाता है। अब वैसे एक बहुत ईमानदार अधिकारी की छवि आपकी है, लेकिन जब गलती करने वाला आपके खुद के परिवार का आ जाएगा, तो क्या आप उस समय भी ईमानदार रहेंगे? पूरे जेन्युइनिटी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एथिक्स। और एथिक्स का आखिरी टॉपिक चल रहा है, जिनमें मैं अब हर टॉपिक को, जैसे आज का टॉपिक है इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी को एक केस स्टडी के माध्यम से मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपसे भी चाहूंगा कि आप याद रखें, जब अपने उत्तर को लिखें तो इसी तरीके से लिखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सिचुएशन के पीछे कौन कौन सी दिक्कतें, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कैसे आदमी एक अधिकारी बनकर के उन दिक्कतों से निकलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, विश्वास करिए, जीवन में आपको सस्पेंड होने से हमेशा बचाएगा। तो आज का टॉपिक है अखंडता, हिंदी में, इंग्लिश में इंटीग्रिटी। कभी कभी जब सिलेबस में देखेंगे तो सिविल सर्विस के सिलेबस में लिखा रहता है सत्यनिष्ठा। तो चलिए, इंटीग्रिटी क्या है, छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। कि मान लीजिए मैं आज ईमानदार हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। अगर मैं लगातार ईमानदार रहूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ईमानदार हूं, ठीक बात है, लेकिन मैं लगातार ईमानदार रहूं, तो मैं क्या हूं? मेरी ईमानदारी अखंड है। अखंडता क्या है? अखंडता यानी इंटीग्रिटी, मतलब एक जैसी। आज मैं ईमानदार हूं, ठीक है, कल भी रहूं, परसों भी रहूं, चाहे जैसी स्थिति रहे, मैं लगातार ईमानदार बना रहूं। तो कंसिस्टेंटली नैतिकता के नियम को जो लगातार पालन करता है, वो आदमी कहलाता है इंटीग्रिटी को फॉलो करने वाला। तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी आदमी के लगातार ईमानदार बने रहने की, साथ ही में नैतिकता के नियमों को लगातार पालन करने की। समझ में आ रहा है? नैतिकता के नियम जैसे ऑनेस्टी, इम्पार्शियल, चाहे मेरा भाई हो चाहे किसी का भी भाई हो, सबसे एक जैसा व्यवहार करें अधिकारी होने के नाते। तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, और उसके साथ में नैतिकता के नियमों का लगातार पालन अगर कोई कर ले तो वो इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा है, यानी वो आदमी क्या है? अखंड। अखंड शब्द क्या है? जो खंड खंड ना हो, मतलब मेरी ईमानदारी अगर खंड खंड ना हो, लगातार बनी रहे, तो मैं क्या हूं? इंटीग्रिटी को फॉलो करता हूं। तो सिंपल सी डेफिनेशन इंटीग्रिटी क्या है बता चुका मैं। बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग कंसिस्टेंट, सबसे जरूरी पहलू क्या है? लगातार बने रहना। अगर मैं, देखिए, अगर मैं क्या हूं? अकाउंटेबल, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कल कह दूं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, लगातार रिस्पॉन्सिबल बने रहना। तो याद रखिए, नैतिकता के नियमों को लगातार फॉलो करना और लगातार ऑनेस्ट बने रहने को कहते हैं अखंडता, यानी इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा। अब बात आती है कि कितने चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंटीग्रिटी के। चार सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, वो कौन कौन से चार हैं? सबसे पहला मैंने बताया कंसिस्टेंसी। ठीक, आप जब भी सिविल सेवक की शपथ लेते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में आप शपथ लेते हैं कि आज से मैं कभी किसी के साथ ईमानदार बना रहूंगा हमेशा। जब एक सिविल सेवक ईमानदारी की शपथ लेता है ट्रेनिंग में, और जब उसको रियल टाइम में आमना सामना करना पड़ता है, तो आप देखेंगे, सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सिविल सेवक होते हैं जो ट्रेनिंग के समय पे बहुत ईमानदार होते, बहुत शपथ खाते हैं कि मैं मरते दम तक सत्यनिष्ठा का फॉलो करूंगा, ईमानदारी या इंटीग्रिटी बनाए रखूंगा, अखंडता बनाए रखूंगा। अखंडता का मतलब मैं आज भी ईमानदार हूं, मरते दम तक ईमानदार बना रहूंगा। लेकिन 2-4 साल बीतता है, ध्यान से देखिएगा, एक सिविल सेवक को शुरुआत में ट्रेनिंग के समय बहुत ईमानदारी की शपथ खाता है, लेकिन शपथ लेने के बाद जैसे ही वो नौकरी ज्वाइन करता है, तो 4 साल बाद आप पाएंगे एक फलाना सिविल सेवक 20 लाख रुपए जुर्माना, 20 लाख रुपए घूस लेता हुआ पकड़ा गया। तो वही इंटीग्रिटी गड़बड़ा गई, यानी वो आदमी क्या नहीं रह गया? इंटीग्रिटी या इंटीग्रल नहीं रह गया। तो सबसे जरूरी, सबसे पहला पार्ट इंटीग्रिटी का क्या होता है? सत्यनिष्ठा का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है क्या? कंसिस्टेंसी, लगातार। आप आज पढ़ के बैठ जाइए, आज 12 घंटा पढ़ लीजिए, कल 12 घंटा पढ़ लीजिए, परसों सो जाइए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यूपीएससी यही सिखाती है। सिविल सर्विस में सिलेक्शन लेना है तो एक सिंपल सा नियम, 10 दिन 20-20 घंटा पढ़ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, वो सही नहीं है। डेली 4-4 घंटा पढ़िए, लेकिन तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ये एक सिंपल सा नियम होता है। यानी अखंडता भी सबसे पहली चीज मांगती है कंसिस्टेंसी।
आज आप ईमानदार रहें ठीक है, लेकिन जैसी बात आई, मैं कह रहा हूं कि मैं बुरे के साथ बुरा हूं, अच्छे के साथ अच्छा हूं, लेकिन जैसे मेरे भाई की बात आए तो मैं गड़बड़ा जाऊं, तो कहेगा अखंड नहीं। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, ईमानदारी और सच्चाई। अब आपको ईमानदारी का मतलब भी पता होना चाहिए। अगर आदमी बोलने और कहने में सच बोल रहा है तो वो ईमानदार है, याद रखिएगा। बीइंग ट्रूथफुल, अगर कोई सच बोलता है तो वो क्या कहलाएगा, ईमानदार कहलाएगा। एकदम दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर मैं सच बोलता हूं तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मेरी कथनी और करनी में सच्चाई है तो मैं क्या हूं, ईमानदार हूं। ये सबसे पहला नियम दिमाग में याद रखिएगा। ईमानदार कौन है, जो कहने में और करने में सच का पालन करे, तो वही ईमानदार है। अगली चीज, सबसे जरूरी चीज, नैतिक साहस। कभी कभी ये जो सिद्धांत है, मैंने बोला कंसिस्टेंसी, मैं कह रहा हूं कि आप पार्शियल नहीं हैं। आपको दिख रहा है कि एक नौकरी, एक वैकेंसी है, दो लोग हैं, एक आपका सगा भाई बैठा हुआ है उस नौकरी को पाने के लिए और दूसरा बहुत टैलेंटेड आदमी बैठा हुआ है। अब क्या उस सिचुएशन में खराब से खराब परिस्थिति, इससे खराब परिस्थिति क्या होगी, जब आपका सगा भाई नौकरी के लिए बैठा हो, एक ही पोस्ट हो, आप ही के पास सारी पावर है, एक पोस्ट पे दो आदमी है, एक आपका भाई एक और जो दूसरा है वो बहुत टैलेंटेड है और आपका भाई टैलेंटेड नहीं है, सिलेक्शन किसका होगा, आप बताइए। अगर ऐसी सिचुएशन में आप मॉरल करेज रखते हैं, नैतिक साहस रखते हैं, यानी आप सच्चाई का पालन कर रहे हैं लेकिन आप पता चला सस्पेंड हो गए, आप घबराएं नहीं, फिर भी अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी इंटीग्रिटी ना छोड़ें, तो ये इसका तीसरा है और सबसे जरूरी है अकाउंटेबिलिटी। यानी चार पहलू होते हैं सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी के, चारों में सबसे पहला है क्या, कंसिस्टेंसी, दूसरा है ऑनेस्टी, तीसरा है मॉरल करेज और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। मान लिया मेरी नीयत सही थी, मैंने कोई काम किया, काम गड़बड़ा गया, अब काम गड़बड़ा गया तो मुझे उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, तो मैं कहूं, मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करूं, हाँ भाई यार सॉरी, मुझसे मैंने काम किया तभी गड़बड़ा गया, ना करता तो ना गड़बड़ाता। ठीक, तो अगली चीज आ जाती है मेन सबसे जरूरी, कि केस स्टडी किसके लिए है, इंटीग्रिटी के लिए केस स्टडी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है, आप जरूर बताइएगा कैसी लगी। देखिए केस स्टडी का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये बताइए, इंटीग्रिटी यानी आपकी अखंडता का टकराव कब होगा, कब संकट में आपकी अखंडता आएगी, जब आपके हितों का टकराव होगा। याद रखिए, सत्यनिष्ठा सिर्फ तब गड़बड़ाती है जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, यानी आपकी ईमानदारी वही घुस जाती है जब आपके खुद का फायदे की बात आती है। ठीक, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपका नाम है रोहन वर्मा, ये कोई भी एक्स नेम हो सकता है, मैंने रैंडम नेम उठाया है, आप इसको अपना नाम दे दीजिए। मान लीजिए आप एक आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी होने के नाते आपको राज्य सरकार में तैनात किया गया है सचिव के पद पर। किस पद पर, सचिव, वो भी किस जगह का, स्वास्थ्य विभाग का सचिव। अब आप ये भी याद रखिए, अब तक ये होता आया है कि स्वास्थ्य विभाग का सचिव आमतौर पे आईएएस अधिकारी होता है और हमेशा होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होती है। ठीक, तो स्वास्थ्य विभाग के आप सचिव हैं, 100 करोड़ का टेंडर है, आपको टेंडर पास करना है, टेंडर पे आपका हस्ताक्षर होना है। टेंडर काहे का है कि देखिए सरकारी विभाग, जैसे मैं प्रयागराज में हूं तो प्रयागराज का जो सरकारी अस्पताल है या हॉस्पिटल है उसमें एमआरआई की मशीन खरीदनी है, सिटी स्कैन की मशीन खरीदनी है, तो अलग अलग उपकरणों को खरीदने के लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं टेंडर लेने कि सर मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, आप एमआरआई की मशीन हमसे खरीद लो, सिटी स्कैन की मशीन हमसे खरीद लो। तो आपको मशीनरी खरीदनी है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए आपने टेंडर ओपन किया, 100 करोड़ का टेंडर ओपन किया मशीनरी के लिए। अब मशीनरी के दो सप्लायर हैं, यहीं से सारी चीजें गड़बड़ाती है, ध्यान से देखिएगा। जो मशीनरी के दो सप्लायर हैं, कौन कौन से सप्लायर हैं, तो जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है देखती है, वो देखती है कि दो सप्लायर हैं, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। कंपनी ए थोड़ा सा ज्यादा, याद रखिएगा, टेक्निकली सुपीरियर यानी बहुत अच्छी क्वालिटी, कंपनी ए बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीनें देती है। सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी महंगी है, ध्यान से देखिएगा, कंपनी ए अच्छी क्वालिटी की मशीनें देती है, थोड़ी सी महंगी है। दूसरी कंपनी सस्ती है लेकिन उसका बहुत ही डिलीवरी डिले होता है और बहुत घटिया क्वालिटी की है। ध्यान से देखिएगा, एक कॉस्ट इफेक्टिव है और दूसरा क्वालिटी इफेक्टिव है, यानी कंपनी ए की क्वालिटी बहुत अच्छी है और कंपनी बी की कॉस्ट इफेक्टिव। आप क्या हैं, स्वास्थ्य विभाग में सचिव हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही है। अब आपको इस पे टिक करना है, तो नियमतः जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा तो आप भी जान रहे हैं आप इसमें कंपनी ए को चूज करेंगे क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो आप कॉस्ट वाली कंपनी, अब देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कंपनी बी पे भी जा सकते हैं, आप कंपनी ए पे भी जा सकते हैं। बी पे तब आप जाएंगे जब आपको कॉस्ट इफेक्टिव होना होगा, लेकिन इसकी एक समस्या क्या है, देखिए
आमतौर पे हम लोग टेंडर उनको देते हैं जो कम बिडिंग लगाता है, कम प्राइस लगाता है। तो कायदे से तो जब आप बिडिंग देखेंगे तो ये होना चाहिए, लेकिन डिलीवरी में देरी और बिक्री पश्चात सेवा का खराब इतिहास रहा है इस कंपनी का। तो अब आप बताइए, अगर आप पे कोई दबाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पे मैं देख पा रहा हूं आप कंपनी ए को टेंडर दे देंगे। ठीक। अब अगली बात, अब टेंडर खुलने से कुछ दिन पहले आपकी इकलौती बेटी है, यहीं से सारा मैटर गड़बड़ाता है। टेंडर खुलने से पहले आपकी इकलौती बेटी और उनके ससुर की कंपनी है। अब उनकी ससुर की कंपनी का बहुत बड़ा शेयर है कंपनी बी में। कौन सी कंपनी? L1 कंपनी। ध्यान से देखिएगा, L1 कंपनी दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, जिसमें आपकी बेटी के सगी इकलौती बेटी है और उसके ससुर का शेयर है। अब वो ससुर आपके पास आते हैं और आपसे बताते हैं कि दामाद जी, आपने जो बिडिंग लगाने की कोई आपके सामने जो दो कंपनियां, उनमें से दूसरी कंपनी में मैं चाहूंगा कि आप, सस्ती भी है, आप उसको टेंडर दें, 100 करोड़ का टेंडर हमारी कंपनी को दें। इनडायरेक्टली आते हैं। अब दुनिया को पता, देखिए साम तौर, वो सीधे तौर पे बोली नहीं लगा रहे हैं, वो बैकएंड में आपके घर आकर के आपसे बात कर रहे हैं कि ये कंपनी का ठेका मुझे दे दिया जाए। अब मेरी बात पे विश्वास करिए, ये इतना रियल टाइम एग्जांपल है कि आप में से कम 10-20% लोग ऐसे होंगे, इसमें कुछ सोचना इफ एंड बट नहीं, सीधे सीधे लगाएंगे कि सस्ती कंपनी है, सस्ता ठेका ले रही है, तुरंत दे देंगे। लेकिन यहीं पे जो कन्फ्लिक्ट होगा किस चीज का, अगर आप ईमानदार हैं तो कैसी दिक्कतें आएंगी, अब मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखिए दुविधाएं क्या क्या है आपके दिमाग में। 3 दुविधा होंगी। सबसे पहली दुविधा होगी कि लोगों का हित देखूं, लोगों का हित देखूं कि अपना हित देखूं। यानी पहली दुविधा, जो डिलेमा होगा, यहाँ पे 3 डिलेमा है। पहला, पर्सनल इंटरेस्ट पब्लिक वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों का फायदा आप देखेंगे तो आप कंपनी ए को देंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, पता चला एमआरआई मशीन में मुंडी घुसी, कट के निकल गई क्वालिटी खराब की वजह से। नहीं, आप ऐसी कंपनी को अगर लोगों के हित को देखेंगे, उस हिसाब से आपके पास दिक्कत क्या है, आप चाह रहे हैं कि यार कंपनी ये बहुत सही कंपनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लंबी चलेगी, बढ़िया काम करेगी। दूसरा, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, यार ससुर है, मतलब मेरा समधी है भैया, समधी की बात को कैसे काट दूं। दूसरा क्या कंफ्लिक्ट होगा, रूल ऑफ लॉ वर्सेस इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, डिक्रेशन, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। रूल ऑफ लॉ पे जब चाहेंगे तो आमतौर पे बिडिंग में लोएस्ट प्राइस को देना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, जब आप लॉ के हिसाब से चलेंगे, याद रखिए, नियम के हिसाब से चलेंगे तब तो जो सस्ती कंपनी है तुरंत दे लीजिए, आपके ससुर का भी फायदा, आपका भी फायदा। 90% लोग हो सकता है इसी को सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आपकी इंटीग्रिटी इफेक्ट करेगी, अगर आप एक 90% नहीं, लेकिन तब भी 70% लोग ऐसा चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटीग्रिटी है, यानी अगर आपकी इंटीग्रिटी में आप आ जाएंगे, आप एक सत्यनिष्ठ हैं, तब आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि भले नियम से एकदम सही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं और आपको पता है कि ये कंपनी डिले करती है, गड़बड़ाती है, तब बताइए यहाँ पे आपका अखंडता, आपकी ईमानदारी यहाँ मेंटेन रह पाती है कि नहीं, इस बात की चिंता, डिलेमा। और तीसरा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है कि कल ना कल ये अगर इधर जाएगा, समधी के पास जाएगा, तो फायदा मुझे भी होगा क्योंकि बेटी मेरी भी है। अब ऐसे में क्या एक्शन आपका रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। डिसीजन बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा पे आधारित आपका निर्णय होना चाहिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे दिक्कत क्या है, कार्रवाई का पहला नियम ये रहेगा, मेंटेन दी ऑफिशियल इम्पार्शियलिटी। सबसे पहली बात याद रखिए कि आप उनको सीधे सीधे बताएं कि बिल्कुल ये देखा जाता है कि मेरिट क्या है। मतलब मेरिट क्या, मतलब आपकी कंपनी का बैकग्राउंड देखा जाता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि भैया इसको दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। सबसे पहला काम आप उनको बताएंगे कि जो डिसीजन होगा वो मेरिट के बेस पर होगा। दूसरी चीज, आपको अपनी चीजों को बचा कर रखना है, उनसे जबरदस्ती की उस विषय पर चर्चा मत करिए। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, निष्पक्षता बनाए रखें। आप उनको डिटेल मत बताना शुरू कर देंगे, हाँ बाबूजी मेरे ही पास है, हाँ भाई साहब मेरे ही पास है, नहीं। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, आप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहिए। रिफ्यूज टू डिस्कस टेंडर फर्दर विथ हिम, उनसे टेंडर के विषय में बातचीत करने से बचना है आपको। ठीक है, दोनों चीजें, रिश्ता अलग है, रिश्ता को भी बचाना है, साथ में अपने काम को भी बनाए रखना है। ठीक, प्रायोरिटाइज क्वालिटी एंड सर्विसेज। आप तुरंत क्या करिए, L1 रूल इंपॉर्टेंट है, L1 याद रखिएगा। तो कोर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, आपको लोगों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा ना भाई, आप एक अधिकारी हैं, आप क्वालिटी को प्रायोरिटी देंगे तभी आप लोगों के बीच में जिम्मेदार भाई। ये बताइए, जवाबदेह किस चीज के हैं, आपने मशीन खरीदी, ये कुछ वैसा ही हो गया कि आज रोड बनाई परसों बह गई, ऐसी क्वालिटी देना चाहते हैं। आज मशीन बनाई 10 दिन में खराब हो गई, ऐसी मशीन देना चाहते हैं, नहीं।
पब्लिक को जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी, आपको क्वालिटी प्रायोरिटाइज, आपको अपनी प्रायोरिटी में क्वालिटी रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अवॉइड द टेंटल एथिकली, जो नैतिकता के आधार पर सही है। नैतिकता के आधार पर क्या सही है? नैतिकता के आधार पर सही वो है जो क्वालिटी में अच्छा हो, दाम में कम हो। अब भाई जब दाम और क्वालिटी की बात आए तो थोड़ा बहुत क्वालिटी भी देखनी चाहिए और रख-रखाव भी आपको देखना चाहिए। ठीक, आप उसका हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए जनहित में डिसीजन लेना, आपको याद रखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात, आप कंपनी ए को चूज करेंगे, कितना भी फैमिली का प्रेशर हो, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता चलेगा कि भाई ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट में आपने काम किया है। अब आप क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब 100 करोड़ की बात हो तो आप क्या करेंगे?